नमस्कार। आज हम क्लास 11 की केमिस्ट्री का जो फर्स्ट बुक है उस पे चर्चा करेंगे। फर्स्ट बुक को हम लोग डिस्कस करेंगे और सारा का सारा डिस्कशन हमारा एनसीईआरटी पे ही कंसंट्रेटेड होगा और हम लोग इस क्लास में एनसीईआरटी को समझेंगे। जैसे एनसीईआरटी अगर हम पढ़ें तो स्टूडेंट्स को ढेर सारी प्रॉब्लम होती है इसको पढ़ने में प्रॉब्लम कहाँ होती है, ढेर सारा कंसेप्चुअल गैप इसमें है। लाइंस के बीच में गैप छोड़ दिया गया है, बहुत थोड़े से स्पेस में बहुत ज़्यादा मैटर दिया गया है। तो बीच बीच में जब हम पढ़ते हैं एनसीईआरटी को तो कंसेप्ट का गैप, लाइन के बीच एक लाइन के बाद 4 लाइन का गैप, फिर 5वीं लाइन, जिसकी वजह से स्टूडेंट्स को इसको पढ़ने में प्रॉब्लम होती है। तो हम यहाँ पर एनसीईआरटी को लाइन बाय लाइन रीड करके उसको एक्सप्लेन करेंगे और उनको कनेक्ट करते हुए जो कंसेप्चुअल गैप है उसको फिल करते हुए आगे बढ़ेंगे, जिससे जो है हमारे कंसेप्ट क्लियर होते रहे। तो देखिए सबसे पहले एनसीईआरटी देखिए, इसमें सबसे पहला हम लोग चैप्टर सम बेसिक कंसेप्ट ऑफ केमिस्ट्री देखने चल रहे हैं। पहला चैप्टर जो हमारा है बेसिक कंसेप्ट ऑफ केमिस्ट्री, बेसिक कंसेप्ट ऑफ केमिस्ट्री। और इसमें हम एक एक इंट्रोडक्शन से लेके फाइनल तक एक एक पॉइंट यहाँ पर हम डिस्कस, हर पॉइंट पे डिस्कशन करेंगे। सबसे पहले हम केमिस्ट्री की डेफिनेशन देखिए। रोल्ड हॉफमैन ने डेफिनेशन क्या केमिस्ट्री की दी है, बहुत अच्छी डेफिनेशन हमें दिया है। इन्होंने बताया केमिस्ट्री इज द साइंस ऑफ मॉलिक्यूल्स एंड देयर ट्रांसफॉर्मेशन। केमिस्ट्री इज द साइंस ऑफ मॉलिक्यूल्स एंड देयर ट्रांसफॉर्मेशन। केमिस्ट्री में हम मॉलिक्यूल्स की स्टडी करते हैं, ये मॉलिक्यूल का विज्ञान है, मॉलिक्यूल्स का साइंस है। इसमें हम मॉलिक्यूल्स के विषय में स्टडी करते हैं और उनका ट्रांसफॉर्मेशन, एक मॉलिक्यूल का दूसरे मॉलिक्यूल में कैसे कन्वर्जन किया जा सकता है, एक मॉलिक्यूल को दूसरे मॉलिक्यूल में कैसे ट्रांसफॉर्म किया जा सकता है, इसकी भी स्टडी हम लोग यहाँ पर करते हैं। ठीक है, तो केमिस्ट्री ये साइंस है मॉलिक्यूल्स का एंड देयर ट्रांसफॉर्मेशन, कन्वर्जन ऑफ वन मॉलिक्यूल इनटू अनदर मॉलिक्यूल। तो मॉलिक्यूल, किसी भी कंपाउंड का मॉलिक्यूल कैसे बना है, उसका स्ट्रक्चर क्या है, उसकी प्रॉपर्टीज क्या हैं, और एक मॉलिक्यूल का दूसरे मॉलिक्यूल में कन्वर्जन किस प्रकार से हम करते हैं। आगे और हम कहें कि यह केवल जो है लगभग 100, इस समय लगभग 118 मॉलिक्यूल्स नोन है, 118 एलिमेंट्स नोन है, 118 तत्व ज्ञात हैं। हाइड्रोजन पहला तत्व है, इसका परमाणु क्रमांक 1 से ओगानेसान परमाणु क्रमांक 118 तक कुल 118 तत्व हैं। तो केमिस्ट्री केवल इन 118 तत्वों का ही स्टडी नहीं है, बल्कि इनसे बनने वाले अनंत यानी हजारों लाखों की संख्या में जो डिफरेंट टाइप ऑफ मॉलिक्यूल्स हैं उनका भी अध्ययन केमिस्ट्री में हम करते हैं। तो इट इज द साइंस नॉट सो मच ऑफ द 100 एलिमेंट्स। यह केवल 100 तत्वों का ही के अध्ययन का विज्ञान नहीं है, बल्कि उनसे बनने वाले इनफाइनाइट वेराइटी ऑफ मॉलिक्यूल्स, अनंत हम कहें प्रकार के, अनंत का मतलब कि सैकड़ों हजारों प्रकार के अणुओं, उन 100 तत्वों से मिलकर बनने वाले सैकड़ों हजारों प्रकार के अणुओं का अध्ययन यह है। तो साइंस में हम मॉलिक्यूल्स की स्टडी करते हैं, मॉलिक्यूल्स किससे बने हैं, उनकी क्या प्रॉपर्टीज हैं, स्ट्रक्चरल प्रॉपर्टीज हैं, उनकी फिजिकल एंड केमिकल प्रॉपर्टीज हैं, इन सब की स्टडी हम केमिस्ट्री में करते हैं। चलिए अब आते हैं आगे, केमिस्ट्री की डेफिनेशन से आगे बढ़ते हैं। देखिए केमिस्ट्री डील्स विद द कंपोजिशन, स्ट्रक्चर एंड प्रॉपर्टीज ऑफ मैटर। केमिस्ट्री में हम किसकी स्टडी करते हैं, केमिस्ट्री क्या डिस्कस करता है, केमिस्ट्री डिस्कस करता है ये जो है कंपोजिशन, स्ट्रक्चर एंड प्रॉपर्टीज ऑफ मैटर। रसायन विज्ञान में, केमिस्ट्री में हम मैटर का स्ट्रक्चर क्या है, उसका कंपोजिशन क्या है, उसकी प्रॉपर्टीज क्या है, इसकी स्टडी करते हैं। अब मैटर क्या है,
इन्होंने बताया कि हम मैटर के कंपोजिशन की स्टडी करते हैं। तो मैटर का कंपोजिशन क्या है, उसके स्ट्रक्चर की स्टडी करते हैं। स्ट्रक्चर में हम क्या देखते हैं, उसकी प्रॉपर्टीज की स्टडी करते हैं। तो सबसे पहले मैटर को डिफाइन कर लिया जाए, मैटर क्या होता है उसको देखते हैं, फिर उसका कंपोजिशन क्या होता है, फिर उसके स्ट्रक्चर को लेके चर्चा करेंगे आगे। लेकिन हम लोग मैटर की डेफिनेशन ये जानते हैं कि हमारे इर्द गिर्द जितनी भी चीजें हैं, एवरीथिंग अराउंड अस व्हिच ऑक्यूपाई स्पेस एंड पॉसेस मास आर कॉल्ड मैटर। हमारे सराउंडिंग में जो भी चीजें हैं जिनका मास होता है, जो स्पेस ऑक्यूपाई करते हैं, जो रेजिस्टेंस इम्पार्ट करते हैं, रेजिस्टेंस प्रोड्यूस करते हैं, चलने में बाधा उत्पन्न करते हैं, उन सबको हम क्या कहते हैं, मैटर कहते हैं। अब मैटर किन एलिमेंट्स से बना है, हमने बताया कि इस समय 118 एलिमेंट्स नोन हैं। उन 118 एलिमेंट्स में किन एलिमेंट्स से मिलकर के वो मैटर बना है, और उन एलिमेंट्स का मैटर में क्या रेशियो है, किस रेशियो में वे एलिमेंट उस मैटर में उपस्थित है, और किस प्रकार का उनका अरेंजमेंट है। ये सब चीजें हम मैटर के कंपोजिशन, स्ट्रक्चर में देखते हैं। और मैटर की फिजिकल एंड केमिकल प्रॉपर्टीज क्या हैं, इसकी स्टडी हम उसकी प्रॉपर्टीज में करते हैं। ठीक है। These aspects can be best described and understood in terms of basic constituent of matter। जैसे अगर हमें मैटर का कंपोजिशन जानना है, उसका स्ट्रक्चर जानना है, उसकी प्रॉपर्टीज की स्टडी करनी है, तो हमें यह जानना होगा, यह देखना होगा कि मैटर के कॉन्स्टिट्यूएंट पार्टिकल्स क्या हैं, जो बेसिक कॉन्स्टिट्यूएंट मैटर्स के हैं, जिन कॉन्स्टिट्यूएंट से यानी जिन एलिमेंट्स से मिल करके वो मैटर बना है, उनके विषय में हमें जानना पड़ेगा। अब मैटर को बनाने वाले जो एलिमेंट्री पार्टिकल्स हैं, उसके जो बेसिक कॉन्स्टिट्यूएंट्स हैं, वो क्या है, आइटम्स एंड मॉलिक्यूल्स। आइटम्स मिलके मॉलिक्यूल बनाते हैं, मॉलिक्यूल फिर मिलकर के मैटर को बनाते हैं। तो आइटम्स और मॉलिक्यूल्स, आइटम्स क्या होते हैं, मॉलिक्यूल्स क्या होते हैं, ये किस प्रकार से मॉलिक्यूल को बनाते हैं, मॉलिक्यूल किस प्रकार से मैटर को बनाते हैं, इनकी स्टडी हमें करनी है। तो मैटर के जो बेसिक कॉन्स्टिट्यूएंट्स हैं, दैट आर आइटम्स एंड मॉलिक्यूल। तो हमें आइटम्स और मॉलिक्यूल्स की भी स्टडी इस चैप्टर में करनी है। ठीक है ना। इसीलिए हम केमिस्ट्री को क्या कहते हैं, क्योंकि मैटर की स्टडी जब हम करेंगे तो मैटर की स्टडी के लिए हमें आइटम्स और मॉलिक्यूल्स की स्टडी करनी पड़ेगी, इनका नेचर हमें देखना पड़ेगा, इनकी स्ट्रक्चर, इनकी प्रॉपर्टी देखना पड़ेगा। इसलिए केमिस्ट्री इज कॉल्ड द साइंस ऑफ आइटम्स एंड मॉलिक्यूल्स। इन्हीं वजह से केमिस्ट्री को हम क्या कहते हैं, केमिस्ट्री इज कॉल्ड द साइंस ऑफ आइटम्स एंड मॉलिक्यूल्स। केमिस्ट्री को हम आइटम्स और मॉलिक्यूल्स का साइंस इसलिए कहते हैं, क्यों, क्योंकि केमिस्ट्री में जब आइटम और मॉलिक्यूल की स्टडी करेंगे तब हम मैटर के विषय में विस्तृत रूप से हम जान पाते हैं। हम देख सकते हैं क्या, कैन वी सी वे एंड परसीव दीज एंटिटीज, क्या हम आइटम्स या मॉलिक्यूल्स को देख सकते हैं, या इनका वेट ले सकते हैं, या इनको हम जो है परसीव कर सकते हैं। तो ऐसा संभव नहीं होता है। ठीक है। इज इट पॉसिबल टू काउंट the number of atoms and molecules in given mass of matter and have a quantitative relationship between the mass and number of these particles, atoms and molecules? देखिए, क्या हम आइटम्स को, मॉलिक्यूल्स को देख सकते हैं, उनका वेट ले सकते हैं, उनको हम अलग कर सकते हैं, एक एक को काउंट कर सकते हैं, क्या उनके नंबर ऑफ आइटम्स या मॉलिक्यूल्स और उनके मास में रिलेशन स्टेब्लिश कर सकते हैं? तो ये सब डायरेक्ट संभव नहीं होता, ये सब सीधे पॉसिबल नहीं होता है। ठीक है ना। हम इनडायरेक्टली इनकी काउंटिंग करते हैं, इनका मास निकालते हैं, इनका नंबर निकालते हैं, लेकिन इन सब का, इन सारे क्वेश्चन का, इज इट पॉसिबल टू काउंट द नंबर ऑफ आइटम्स, क्या आइटम्स के नंबर को काउंट करना किसी भी मैटर में पॉसिबल है, एंड मॉलिक्यूल्स in a given mass of matter?
क्या मैटर के दिए गए मास में हम एटम्स कितने हैं, मॉलिक्यूल्स कितने हैं, उनके नंबर कितने हैं और उनका वेट कितना है, ये सब जान पाना पॉसिबल होता है? क्या उनके मैटर के क्वांटिटी और उनको कॉन्स्टिट्यूट करने वाले आइटम्स के नंबर और मास के बीच क्वांटिटेटिव रिलेशन स्टेब्लिश किया जा सकता है? तो ये डायरेक्ट वे में पॉसिबल नहीं होता है, बट इन सब का जो आंसर है क्या होगा, कैसे होगा, कैसे हम स्टेब्लिश करते हैं, वो हम किसी यूनिट में देखेंगे जो हम लोग स्टार्ट करने जा रहे हैं, जिसका नाम है सम बेसिक कंसेप्ट ऑफ केमिस्ट्री। We would further describe how physical properties of matter can be quantitatively described using numerical। अच्छा, देखिए आगे इसके अलावा और हम क्या यहाँ पर जान पाते हैं और हम क्या देखेंगे। We would further describe how physical properties of matter can be quantitatively described using numerical values with suitable units। देखिए हम यह भी देखेंगे, इस यूनिट में हम यह भी देखेंगे कि कैसे हम डिस्क्राइब करते हैं मैटर के डिफरेंट फिजिकल एंड केमिकल प्रॉपर्टीज को, ठीक है ना। मैटर की डिफरेंट फिजिकल और केमिकल प्रॉपर्टीज को हम क्वांटिटेटिवली कैसे डिस्क्राइब करेंगे उनकी न्यूमेरिकल वैल्यूज को सुटेबल यूनिट्स के साथ, अर्थात जो डिफरेंट प्रॉपर्टीज हैं मैटर का उनको हम कैसे मेजर करेंगे, कैसे डिफाइन करेंगे, उनकी यूनिट क्या होगी, इन सबको भी हम इस चैप्टर में, इस यूनिट में जानेंगे। अब देखते हैं अगला, इंपॉर्टेंस ऑफ केमिस्ट्री। केमिस्ट्री का क्या इंपॉर्टेंस है, केमिस्ट्री हम क्यों पढ़ते हैं, केमिस्ट्री हमारे लिए कितना महत्वपूर्ण है। तो अगला इस चैप्टर में जो पहला टॉपिक हम शुरू करेंगे वो है इंपॉर्टेंस ऑफ केमिस्ट्री। केमिस्ट्री का महत्व क्या है। देखिए अगर हम साइंस को देखें तो साइंस है क्या, तो हम ऐसा कह सकते हैं कि अब तक जब से ह्यूमन बीइंग उत्पन्न हुआ है या जब से मानव पैदा हुआ है, मानव की उत्पत्ति जब से है, तब से हमने जो नॉलेज नेचर के विषय में जो नॉलेज हमने गेन किया है उसको सिस्टमेटाइज कर देना, उसको एक क्रमबद्ध कर देना, एक सिस्टमेटिक सीक्वेंस फॉर्म में उनको व्यवस्थित करना ही हम कहें कि साइंस के रूप में उसको हम देखते हैं। देखा जाए साइंस कैन बी viewed as a continuous human effort to systematize knowledge for describing and understanding nature। देखिए नेचर, ह्यूमन बीइंग जब से उत्पन्न हुआ है तब से नेचर के विषय में जानना चाह रहा है, नेचर को समझना चाह रहा है, प्रकृति को जानना चाह रहा है। प्रकृति में ढेर सारी चीजें छुपी हुई हैं जिनको हम जो है जानना चाह रहे हैं, उसको खोज रहे हैं, खोज करके उसके विषय में जानकारी जुटा रहे हैं और उसका ह्यूमन वेलफेयर में, मानव के विकास में, मानव के कल्याण में क्या अधिकतम यूज उसका है, इस पर हम हमेशा सतत प्रयास कर रहे हैं। तो नेचर को समझने के लिए, प्रकृति में जो छुपी हुई चीजें हैं उनको खोज निकालने के लिए और उनका जो है मानव कल्याण में बेहतर यूज करने के लिए हम नॉलेज को जो क्रमबद्ध तरीके से जुटा रहे हैं, वही नॉलेज हमारा जो क्रमबद्ध नॉलेज है, क्रमबद्ध ज्ञान है, एक सिस्टमेटिक नॉलेज है, उसी को हम क्या कहते हैं, साइंस कहते हैं। तो देखिए साइंस को हम किस प्रकार से देख सकते हैं। कंटिन्यूइंग is viewed as a continuing human effort to systematize knowledge for describing and understanding nature। नेचर को, प्रकृति को समझने के लिए, उसकी व्याख्या करने के लिए हम जो नॉलेज को सिस्टमेटाइज कर रहे हैं, नॉलेज सिस्टमेटिक नॉलेज जो कलेक्ट कर रहे हैं, क्रमबद्ध ज्ञान जो अर्जित कर रहे हैं, उसी को हम क्या कहते हैं, उसी को हम साइंस कहेंगे। ये साइंस की डेफिनेशन।
For sake of convenience, science is subdivided into various disciplines. सिंप्लिसिटी के लिए, सरलता से समझने के लिए, साइंस को सिंपल बनाने के लिए इसको जो है कई ब्रांचेज इसके बना दिए गए हैं, कई भाग में, कई खंडों में इसको विभाजित किया गया है। इसमें से देखिए, जैसे केमिस्ट्री साइंस है, फिजिक्स भी साइंस है, बायोलॉजी साइंस है, जियोलॉजी भी साइंस है। तो इस प्रकार से ढेर सारे, कंप्यूटर साइंस है आपका, ढेर सारे साइंस की ढेर सारी स्ट्रीम बना दी गई हैं और हमको उनको सेपरेट उनकी स्टडी करते हैं। ऐसा इसलिए कि साइंस का सब डिवीजन इसलिए किया गया है कि इनकी स्टडी थोड़ी सिंपल हो जाए, हम सरलता से इनकी स्टडी कर लें। केमिस्ट्री की देखिए कैसे डिफाइन करते हैं। केमिस्ट्री इज द ब्रांच ऑफ साइंस दैट स्टडीज द कंपोजिशन, प्रॉपर्टीज एंड इंटरेक्शन ऑफ मैटर। केमिस्ट्री की क्या डेफिनेशन है? केमिस्ट्री ये साइंस का एक पार्ट है, साइंस का एक स्ट्रीम है, साइंस की ही एक ब्रांच है जिसमें हम किसकी स्टडी करते हैं? कंपोजिशन, प्रॉपर्टीज एंड इंटरेक्शन ऑफ मैटर। कोई मैटर किन एलिमेंट्स से मिलके बना है और वो एलिमेंट किस प्रोपोर्शन में उस मैटर में है। तो हम जो है कंपोजिशन पढ़ते हैं मैटर का, उसकी प्रॉपर्टीज पढ़ते हैं, क्या उसकी फिजिकल एंड केमिकल प्रॉपर्टीज हैं, और डिफरेंट टाइप ऑफ मैटर का इंटरेक्शन एक दूसरे से क्या है। जब दो डिफरेंट टाइप ऑफ मैटर एक दूसरे के कांटेक्ट में आते हैं तो किस प्रकार से एक दूसरे से इंटरेक्ट होते हैं, उनके बीच किस प्रकार का रिएक्शंस होता है, इसकी स्टडी हम साइंस में करते हैं, केमिस्ट्री में करते हैं। तो केमिस्ट्री इज द ब्रांच ऑफ साइंस दैट स्टडीज the composition, properties and interaction of matter. Chemistry is that, केमिस्ट्री जो है साइंस की वह स्ट्रीम है, वह पार्ट है जो डील करता है विद द कंपोजिशन ऑफ मैटर, प्रॉपर्टीज ऑफ मैटर एंड इंटरेक्शन ऑफ डिफरेंट काइंड ऑफ मैटर विद ईच अदर। नेक्स्ट आते हैं, अगला पॉइंट है, केमिस्ट आर इंटरेस्टेड इन नोइंग हाउ केमिकल ट्रांसफॉर्मेशन अकर। जो केमिस्ट हैं, रसायनज्ञ हैं, वो इस बात में इंटरेस्टेड हैं, इस चीज़ को जानने के लिए वो बहुत ज़्यादा इंटरेस्टेड हैं कि केमिकल चेंजेस कैसे होते हैं। जब एक मैटर, एक प्रकार का मैटर दूसरे प्रकार के मैटर के कांटेक्ट में आता है तो कैसे वो रिएक्ट कर जाते हैं, क्या फैक्टर है उनकी रिएक्शन के लिए, कौन सा फैक्टर उनको रिएक्शन करने के लिए मोटिवेट करता है, किन फैक्टर्स की वजह से वो रिएक्शन करते हैं। जैसे ऑक्सीजन और हाइड्रोजन एक दूसरे के कांटेक्ट में आते हैं तो जल उठता है, हाइड्रोजन वाटर बन जाता है। तो ये केमिकल चेंजेस कैसे होते हैं, क्यों होते हैं और इनके लिए क्या उत्तरदायी है, क्या रिस्पॉन्सिबल है, इनको केमिस्ट जानने के लिए बहुत दिनों से प्रयास कर रहे हैं। ठीक है, नेक्स्ट देखा जाए, केमिस्ट्री जो है ये सेंट्रल रोल प्ले करता है, केमिस्ट्री की केंद्रीय भूमिका होती है। केमिस्ट्री प्ले सेंट्रल रोल, यानी कि सबसे केंद्र पर इसका भूमिका होती है, महत्वपूर्ण भूमिका होती है इन साइंस। साइंस में केमिस्ट्री का सबसे सेंट्रल पार्ट होता है, केंद्र में वो होता है, सारा साइंस केमिस्ट्री के ही इर्द गिर्द नाच रहा है, इसका सेंट्रल रोल होता है एंड इज ऑफन इंटरव्यूड विद अदर ब्रांचेज, intertwined with other branches of science like physics, biology, zoology etc. और प्रायः जो है ये साइंस की जो अन्य ब्रांच है जैसे फिजिक्स है, बायोलॉजी है, ये सब इसके साथ मिले हुए हैं। इन सब में वो ये इन सारे स्ट्रीम में केमिस्ट्री सब में प्रवेश किया है, सब में घुसा हुआ, सब में उलझा हुआ है। तो केमिस्ट्री फिजिक्स में भी घुसा हुआ है, बायोलॉजी में भी घुसा हुआ है, जियोलॉजी में भी घुसा है, ज्योग्राफी में भी घुसा है, हर जगह केमिस्ट्री जो है घुसा हुआ है, उनमें उलझा हुआ है, सभी के साथ है। कोई इससे अपने आप को अलग नहीं रख कर सकता, सबके साथ ये जुड़ा हुआ है। केमिस्ट्री आल्सो प्ले एन इम्पोर्टेंट रोल इन डेली लाइफ। हमारे दैनिक जीवन में, हमारे डेली लाइफ में भी रसायन विज्ञान का, केमिस्ट्री का इम्पोर्टेंट रोल है, महत्वपूर्ण रोल है। हम डे टू डे लाइफ में ढेर सारी जो चीज़ें यूज़ करते हैं वो सब कहीं न कहीं केमिस्ट्री का ही
देन है, केमिस्ट्री की वजह से ही वो सब बने। जैसे हम सो के जगते हैं, सबसे पहला काम ब्रश करते हैं। हम ब्रश जो टूथ ब्रश यूज़ करते हैं प्लास्टिक के बनते हैं या प्लास्टिक जैसे अदर मटेरियल्स के बनते हैं, वो केमिस्ट्री की देन है। टूथपेस्ट यूज़ करते हैं, केमिस्ट्री की देन है। साबुन शैम्पू सुबह यूज़ करते हैं, केमिस्ट्री की देन है। हम शेविंग करते हैं, उसमें क्रीम यूज़ करते हैं, आफ्टर शेव यूज़ करते हैं, जो भी है रेजर यूज़ करते हैं, सब केमिस्ट्री की। हमारी दिन की शुरुआत केमिस्ट्री से और दिन का समापन भी केमिस्ट्री से ही होता है। तो केमिस्ट्री का डेली लाइफ में बहुत महत्वपूर्ण रोल है। हमारी सांसों के साथ केमिस्ट्री जुड़ चुकी है। बगैर केमिस्ट्री के अब हम नहीं रह सकते। हम डेली डे टू डे हम जाने अनजाने में केमिस्ट्री से जो चीज़ें उत्पन्न हुई हैं, केमिस्ट्री से जो चीज़ें बनाई हुई हैं, उनसे हम जुड़े हैं और केमिस्ट्री ही हमारे जीवन को सरल और सुखद बना रखा है। आगे देखते हैं, केमिकल प्रिंसिपल्स आर इम्पोर्टेंट इन diverse areas such as weather pattern, functioning of brain and operation। देखिए वेदर जो केमिकल प्रिंसिपल्स हैं, केमिस्ट्री को जो सिद्धांत हैं, केमिस्ट्री को जो प्रिंसिपल्स हैं, वो कई जगहों पे यूज होते हैं, कई चीज़ों को समझने में वो महत्वपूर्ण है, ठीक है ना। जैसे वेदर पैटर्न, जो वेदर है, गर्मी है, ठंडी है, बरसात है और बहुत ज़्यादा ग्लोबल वार्मिंग है, इन सबको वेदर पैटर्न को हम केमिस्ट्री को के प्रिंसिपल्स के आधार पर वेदर को समझते हैं। ब्रेन की फंक्शनिंग, न्यूरॉन है, किस प्रकार से मैसेज को कन्वे करते हैं एक जगह से दूसरी जगह, क्या केमिकल्स हैं हमारे ब्रेन में जिसकी वजह से कोडिंग होती है, जो इंफॉर्मेशंस हैं वो वहाँ पर स्टोर होते हैं, ब्रेन की फंक्शनिंग क्या है। और जो है ऑपरेशन ऑफ कंप्यूटर, देखिए कंप्यूटर किस तरह से काम करता है। कंप्यूटर की फंक्शनिंग में जो चिप्स लगते हैं या अन्य जो मटेरियल्स लगते हैं वो सब केमिस्ट्री की देन है। सेमीकंडक्टर्स लगते हैं, काफ़ी कुछ ये जो है हम केमिस्ट्री के आधार पर समझ पाते हैं। केमिकल इंडस्ट्रीज मैन्युफैक्चर फर्टिलाइजर्स, एल्कली, एसिड, साल्ट, डाइज, polymers, drugs, soap, detergents, metals, alloys and other inorganic and organic chemicals including new material contribute in a big way to the national economy। देखिए इतना ही नहीं, जो केमिकल इंडस्ट्रीज हैं जिसमें हम फर्टिलाइजर को बनाते हैं, केमिकल इंडस्ट्रीज में फर्टिलाइजर्स बनते हैं, केमिकल इंडस्ट्रीज फर्टिलाइजर को बनाते हैं, खाद बनता है, एसिड, साल्ट, एल्कली ये सब बनते हैं, डाइज हैं, पॉलीमर्स हैं, ड्रग्स हैं, सोप, डिटर्जेंट, ये सब मेटल है, एलॉय हैं, ये ढेर सारी चीज़ें केमिस्ट्री की देन है। केमिस्ट्री के डेवलपमेंट से ही इन सब को अच्छी तरह से बना पाना पॉसिबल है। ऑर्गेनिक केमिकल्स हैं, मेडिसिन हैं, और ये सभी हमारे लाइफ को तो सिंपल बनाते ही हैं, सेफ बनाते ही हैं, साथ साथ देश की जो इकोनॉमी है, देश की अर्थव्यवस्था है, हमारे लिए रोजगार उत्पन्न करते हैं। इन चीज़ों से गवर्नमेंट को ढेर सारा टैक्स मिलता है, फाइनेंस कलेक्ट करता है गवर्नमेंट, तो ये हमारे लिए हमारे जीवन को सरल बनाने के साथ साथ ये हमें रोजगार देते हैं और साथ ही साथ हमारे लिए इनकम के साधन भी ये उत्पन्न करते हैं, हमें इनकम के साधन भी देते हैं, ठीक है। तो इनका जो है नेशनल इकोनॉमी में, हमारे देश की अर्थव्यवस्था में बहुत बड़ा रोल है। केमिस्ट्री प्ले एन इम्पॉर्टेंट रोल इन मीटिंग ह्यूमन नीड्स फॉर फूड। देखिए एक समय था जब हमारे यहाँ की पॉपुलेशन आज का 1/10वां हिस्सा था। 1/10वां हिस्सा था आज की पॉपुलेशन का। जमीन तो उतनी ही बड़ी है, लेकिन हमारे यहाँ महामारी आती थी, भूखमरी आ जाती थी, हम पूरे साल भर का अनाज उत्पन्न नहीं करते थे। लेकिन आज हम बहुत बड़ा एक्सपोर्ट करते हैं अनाज का। जो खाड़ी देश हैं, जो ऑयल प्रोड्यूसिंग कंट्रीज हैं, उनको हम गेहूं चावल भेजते हैं और उनसे हम बदले में तेल लेते हैं, हम अनाज दे के तेल लेते हैं। तो आज क्या स्थिति है,
आज यह है कि हमारी जो नीड है, ह्यूमन नीड फॉर फूड, हमारी भोजन की जो आवश्यकता है, हेल्थ केयर प्रोडक्ट्स हैं, ड्रग्स हैं, मेडिसिन्स हैं, अन्य जो एंटीसेप्टिक्स एंटीबायोटिक्स हैं, हेल्थ केयर की जो चीज़ें हैं, और जो अन्य मटेरियल्स हैं जो हमारी लाइफ क्वालिटी को इम्प्रूव कर सकते हैं, इम्प्रूविंग द क्वालिटी ऑफ लाइफ, ये सभी केमिस्ट्री से ही उत्पन्न होते हैं। अर्थात केमिस्ट्री का इंपॉर्टेंट रोल है इन सबको प्राप्त करने में। केमिस्ट्री की वजह से ही हमारी भूख, हमारी भोजन की आवश्यकता, हेल्थ की प्रॉब्लम है, अदर मटेरियल्स हैं जो हमारी लाइफ की क्वालिटी को बढ़ा रहे हैं, लाइफ को सिंपल कर रहे हैं, हमारे कंफर्ट को बढ़ा रहे हैं, ये सभी कहीं न कहीं केमिस्ट्री की ही देन है। नेक्स्ट देखते हैं। देखिए अब ये कैसे हुआ, हमारी फूड की रिक्वायरमेंट्स इन सबको कैसे बढ़ाया गया, इसके लिए हम लार्ज स्केल पर क्या बना रहे हैं, केमिस्ट्री के वजह से, केमिस्ट्री की देन से, केमिस्ट्री के डेवलपमेंट के कारण लार्ज स्केल पर हम कई प्रकार के फर्टिलाइजर्स बना रहे हैं, जिससे हमारा अनाज की ज़्यादा उत्पन्न हो रहा है। ठीक है, हम पेस्टिसाइड्स, कीट जो होते हैं, इंसेक्ट्स होते हैं, ये हमारी फसल को नुकसान पहुंचाते हैं, तो हम अनेक प्रकार के, अलग अलग प्रकार के कीड़े मकोड़ों के लिए अलग अलग प्रकार के ढेर सारे पेस्टिसाइड्स, इंसेक्टिसाइड्स, हर्बिसाइड्स, इन सब का प्रोडक्शन कर रहे हैं, और इससे हम अपनी फसल को सेव करते हैं खरपतवार से, कीड़े मकोड़ों से, और अच्छा प्रोडक्शन हमें वहां से मिल रहा है। इसी प्रकार से हम लाइफ सेविंग ड्रग्स, जीवन रक्षक दवाओं का भी उत्पादन केमिस्ट्री की हेल्प से कर ले रहे हैं, जैसे सिप्लास्टीन है और टेक्सॉल है। ये बहुत ही इफेक्टिव है कैंसर थेरेपी में। कैंसर बहुत ही खतरनाक बीमारी है, कैंसर का अभी बहुत सेटिस्फैक्ट्री कोई हमारे पास और सस्ता कोई ट्रीटमेंट नहीं है हमारे पास। तो कैंसर के ट्रीटमेंट में सिप्लास्टिन और टेक्सॉल ये महत्वपूर्ण भूमिका निभा रहे हैं। ये ऐसे केमिकल्स हैं जो कैंसर के उपचार में प्रभावशाली हैं, कैंसर थेरेपी में इफेक्टिव है। इसी तरह से AZT, एजाइडोथाइमिडीन, ये जो है HIV जो इन्फेक्टेड पर्सन्स होते हैं, HIV विक्टिम्स होते हैं, उनको दिया जाता है। ठीक है, और ये कहाँ से, प्लांट एंड एनिमल सोर्सेज से प्रिपेयर किए गए हैं, सिंथेटिक मेथड से। दे हैव बीन आइसोलेटेड फ्रॉम प्लांट्स, इन्हें हम प्लांट से प्राप्त करते हैं इन केमिकल्स को, और एनिमल्स से प्राप्त करते हैं, या फिर हम इनको केमिकल मेथड से सिंथेसाइज करते हैं। तो प्लांट्स या एनिमल्स से उतने अच्छी क्वालिटी के, इम्प्रूव्ड क्वालिटी के और उतनी क्वांटिटी में ये चीज़ें नहीं मिल पाती हैं, तो हम उससे बेहतर क्वालिटी का ये केमिकल जो है, ये कंपाउंड हम लेबोरेटरी में सिंथेसाइज करते हैं, जो ज़्यादा इफेक्टिव है इन डिजीजेस के ट्रीटमेंट में। तो ये रहा इनका हमारे लिए क्या बेस्ट यूज है। वो केमिस्ट्री को अच्छी तरह से, या केमिस्ट्री के जो प्रिंसिपल्स हैं उनको अच्छी तरह से समझने के बाद, उनकी अच्छी समझ हो जाने के कारण ही हम ढेर सारे नए मटेरियल्स को ही सिर्फ ही सिंथेसाइज कर रहे हैं, जिनकी अलग तरह की मैग्नेटिक, इलेक्ट्रिक एंड ऑप्टिकल प्रॉपर्टीज है। विद बेटर अंडरस्टैंडिंग, अच्छी समझ ऑफ केमिकल प्रिंसिपल्स की, रासायनिक सिद्धांतों की अच्छी समझ से हम जो है ऐसा कर पा रहे हैं कि हम जो है डिजाइन कर रहे हैं, बना रहे हैं, सिंथेसाइज कर रहे हैं ऐसे मटेरियल्स की जिनकी स्पेसिफिक मैग्नेटिक प्रॉपर्टी हो, विशेष तरह के चुंबकीय गुण वाले, स्पेसिफिक मैग्नेटिक प्रॉपर्टी वाले मटेरियल्स को हम बना ले रहे हैं, इलेक्ट्रिक प्रॉपर्टी वाले, ऑप्टिकल प्रॉपर्टीज वाले मटेरियल्स को हम सिंथेसाइज कर रहे हैं, लेबोरेटरी में बना पा रहे हैं। ऐसा कैसे संभव है? केमिस्ट्री के जो प्रिंसिपल्स हैं
किस प्रकार से एलिमेंट्स कम्बिनेशन करके कंपाउंड्स को, मॉलिक्यूल्स को या मटेरियल्स को बना रहे हैं, उनका कंपोजिशन क्या करने पे प्रॉपर्टीज उनमें किस प्रकार की डेवलप होंगी, इन सब की इंफॉर्मेशन, इनका सब की समझ होने के बाद ही हम कुछ स्पेशल प्रॉपर्टीज के कंपाउंड्स बना रहे हैं। ठीक है, और इनसे क्या होता है, इनसे हम दिस हैज लीड टू द प्रोडक्शन ऑफ सुपर कंडक्टिंग सिरामिक्स। हम ऐसे सिरामिक स्टोन टाइप के मटेरियल्स होते हैं, हम ऐसे पदार्थ बना ले रहे हैं जो सुपर कंडक्टिंग होते हैं, सुपर कंडक्टर की तरह बिहेव करते हैं। कंडक्टिंग पॉलीमर्स हम बना रहे हैं, ऐसे पॉलीमर्स जिनमें कंडक्शन की प्रॉपर्टी होती है। ऑप्टिकल फाइबर्स बना ले रहे हैं। लार्ज स्केल पर जो है हम सॉलिड स्टेट ऐसे डिराइव कर रहे हैं ढेर सारे, जो हमारे लिए महत्वपूर्ण हैं। डिफरेंट टाइप ऑफ इंस्ट्रूमेंट्स में जो यूज होते हैं, उनको हम स्पेशल फीचर के ये कंपाउंड बना रहे हैं। इन रिसेंट ईयर देखिए, अभी कुछ हालों में क्या हुआ है, कुछ वर्षों में in recent years, chemistry has talked with a fair degree of success some of the pressing aspect of environmental degradation। ठीक है, देखिए इधर हाल के वर्षों में जो है हम जो इन्वायरमेंटल डिग्रेडेशन है उनको रोकने में केमिस्ट्री के आधार पर हम सफल हैं। सेफ अल्टरनेटिव्स हम ऐसे बना रहे हैं जो इको फ्रेंडली हो, इन्वायरमेंटल फ्रेंडली हो, उनका हैजार्ड कम हो। कुछ रेफ्रिजरेंट्स में यूज होते हैं केमिकल, जैसे CFC है, क्लोरोफ्लोरोकार्बन है। ये जो है हमारे ओजोन लेयर को डिग्रेड करते हैं, जिससे ग्लोबल वार्मिंग हो रही, क्लाइमेट चेंज हो रहे हैं, स्किन कैंसर जैसी समस्याएं आ रही हैं। तो हम जो CFCs हैं इनकी जगह कुछ दूसरे केमिकल्स बना रहे हैं जो रेफ्रिजरेशन में इन सब में यूज होते हैं और जिनका ओजोन लेयर पर कोई डिप्लेशन का इफेक्ट नहीं है। तो देखिए CFCs जो है सेफल अल्टरनेटिव ऑफ इन्वायरमेंटली हैजार्डस रेफ्रिजरेंट्स, केमिस्ट्री की हेल्प से जो इन्वायरमेंट के लिए घातक रेफ्रिजरेंट्स हैं जैसे CFCs हैं, क्लोरोफ्लोरोकार्बन हैं, जो ओजोन लेयर की डिप्लेशन के लिए रिस्पॉन्सिबल हैं, उनको हम सिंथेसाइज कर रहे हैं। ऐसे सेफ अल्टरनेटिव हम सिंथेसाइज कर रहे हैं केमिस्ट्री की हेल्प से, सेफ अल्टरनेटिव जो इको फ्रेंडली हैं, ओजोन लेयर फ्रेंडली हैं, जो ओजोन लेयर को डिप्लेट नहीं करते हैं। ठीक है, लेकिन कुछ ऐसी बड़ी इन्वायरमेंटल प्रॉब्लम्स हैं। देखिए, हाउएवर मेनी बिग इन्वायरमेंटल प्रॉब्लम्स कंटिन्यू टू बी मैटर्स ऑफ ग्रेव कंसर्न टू द केमिस्ट। लेकिन आज भी हमारे पास ढेर ऐसी बड़ी इन्वायरमेंटल समस्याएं हैं जो केमिस्ट के सामने बड़ी समस्या, बड़ी प्रॉब्लम बन के खड़े हैं। उनको दूर करना हमारे लिए एक बड़ी चुनौती है। उसमें से एक है, देखिए क्या, मैनेजमेंट ऑफ ग्रीन हाउस गैसेस। उनमें से एक बड़ी समस्या हमारे सामने है ग्रीन हाउस गैसेस को मैनेज करना, जैसे मीथेन है, कार्बन डाइऑक्साइड है, एटसेट्रा। ये ग्रीन हाउस गैसेस क्या है? ये मीथेन, CO2, वाटर वेपर भी कुछ हद तक ग्रीन हाउस इफेक्ट काज करता है। जब ये हमारे इन्वायरमेंट में अर्थ सरफेस से ऊपर बहुत ज़्यादा एकत्रित हो जाते हैं तो सरफेस का टेम्परेचर बढ़ जाता है। ग्रीन हाउस इफेक्ट की वजह से ग्लोबल वार्मिंग होती है, जिससे क्लाइमेटिक चेंज आ जाता है हमारे इन्वायरमेंट में। ग्लेशियर्स मेल्ट करने लगते हैं, जो वाटर लेवल है समुद्र का वो बढ़ने लगता है, जो समुद्र के किनारे शहर बसे हुए हैं वो डूबने लगते हैं। तो ये जो है इस समय एक बड़ा प्रॉब्लम है, ग्रीन हाउस इफेक्ट
कॉज करने वाले जो गैसेस हैं, मेथेन है, कार्बन डाइऑक्साइड है, पूछा जाता है ग्रीन हाउस गैसेस कौन सी हैं। ठीक है, तो ये दो मेन है, मेथेन और कार्बन डाइऑक्साइड। इनका प्रोडक्शन कैसे कम किया जाए। दूसरा, हमारे सामने एक और समस्या है, हमें समझना है अंडरस्टैंडिंग, किसकी अंडरस्टैंडिंग ऑफ बायोकेमिकल प्रोसेसेस, यूज ऑफ एंजाइम फॉर लार्ज स्केल प्रोडक्शन ऑफ केमिकल्स एंड सिंथेसिस ऑफ न्यू टॉक्सिक e-toxic materials are some of the intellectual challenges for the future generation of chemist। केमिस्ट की जो आने वाली जनरेशन है, केमिस्ट्री के सामने हम कहें जो अगला चैलेंज आ रहा है वो क्या है, बायोकेमिकल प्रोसेस की समझ, इसको समझना, एंजाइम्स का लार्ज स्केल पर यूज और उसको यूज करके केमिकल्स का प्रोडक्शन, न्यू ई टॉक्सिक जो मटेरियल्स हैं उनका हमारे सामने एक बड़ी चुनौती के रूप में आ रहे हैं। और इस प्रकार से जो है, जो आने वाले केमिस्ट हैं, जो अगली जनरेशन है केमिस्ट्री के सामने ये सब बड़ी चुनौतियां हैं। जैसे बायोकेमिकल प्रोसेस को समझना, जैसे कैंसर उत्पन्न हो रहा है तो कैसे, जो बड़ी बड़ी बीमारियां हैं वो कैसे उत्पन्न हो रही, क्यों उत्पन्न हो रही हैं, उनके लिए क्या कारण है, उनको कैसे कंट्रोल किया जाए कि रुके ही ना, क्योर करने के पहले ही वो उत्पन्न ही ना हो डिजीज। तो इसके लिए हमें जो बायोकेमिकल प्रोसेस हैं, जो एंजाइम्स लार्ज स्केल पर किसी केमिकल को प्रोडक्शन के लिए एंजाइम्स का यूज, उसके बाद जो नए ई टॉक्सिक मटेरियल्स हैं उनको हम कैसे रोकें, वो हमारे सामने बड़ी चुनौती के रूप में है। ये सब जो है केमिस्ट के सामने आगे बड़ी समस्या है। और डेवलपिंग कंट्री, जो डेवलपिंग कंट्री है जैसे इंडिया है, नीड्स टैलेंटेड एंड क्रिएटिव केमिस्ट फॉर एक्सेप्टिंग सच चैलेंजेस। जो डेवलपिंग कंट्री है, जो भी डेवलप नहीं हो पाए हैं, उनके लिए एक बड़ी चुनौती है कि वो जो है एक क्रिएटिव केमिस्ट, एक इंडिया को एक नीड है, रिक्वायरमेंट है टैलेंटेड और क्रिएटिव केमिस्ट की, जो इन सब चैलेंजेस को ओवरकम कर सके, इन सब चैलेंजेस को दूर कर सके। तो ये रहा आज का एक टॉपिक जो इंट्रोडक्टरी रहा। अब आगे जो है इसके हमें देखना है नेचर ऑफ मैटर, मैटर का नेचर देखना है, और फिर जो है मैटर का नेचर क्या होता है इसको देखना है, फिर आगे एक एक करके मैटर के स्टेट देखने हैं, मैटर का क्लासिफिकेशन देखना है। तो हमने बताया था कि एनसीईआरटी को पढ़ना और उसको समझना थोड़ा सा डिफिकल्ट होता है। कारण क्या है, एनसीईआरटी एक तरह से कहें गागर में सागर भर देने जैसा है, बहुत ही अच्छी बुक है, इसमें बहुत थोड़े में बहुत कुछ लिख दिया गया है, जिसकी वजह से लाइन गैप है, बिटवीन द लाइन ये लिखी गई है, कंसेप्चुअल गैप है, एक लाइन से दूसरे लाइन के बीच में कंसेप्ट का गैप है, तो उनको कोरिलेट करना, कंसेप्ट को स्टेप बाय स्टेप समझाना, जब तक ये आप नहीं कर पाएंगे तब तक एनसीईआरटी आपको उतनी अच्छी से समझ में नहीं आती है। तो हम इस क्लास में, ये जो क्लास हमारी है उसमें हम एनसीईआरटी को ही लाइन बाय लाइन आपको एक्सप्लेन करेंगे। अभी तो इंट्रोडक्टरी पार्ट था, कुछ इंट्रोडक्शन था, अब आगे नेचर ऑफ मैटर क्या है, फिर एक 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 करके जैसे हम आगे बढ़ते जाएंगे वैसे वैसे हमें कंसेप्ट के गैप मिलते जाएंगे और हम उनको अच्छी तरह से एक्सप्लेन करते हुए आपको आगे लेके बढ़ेंगे, ताकि केमिस्ट्री की एनसीईआरटी की समझ आपको पूरी आ जाए। आज की क्लास इतना ही, धन्यवाद। अब यहाँ से आगे कल देखा जाएगा।